इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स ही हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रितु, संदीप, भावना, हेलो, इवनिंग, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राधे राधे आदर्श, ठीक है। आज के दोनों ही टॉपिक्स को इतने ज़्यादा सीरियसली इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें इनके बारे में बेसिक्स आने चाहिए, बस वही हम डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। मैट्रिक्स स्पेस तो एनालिसिस का टॉपिक है, ठीक है। राम राम, मैं ठीक हूँ। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो आज हमें इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, हाँ बोलो क्या क्वेरी है। इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को डिस्कस। हिमांशु फुर्सत से डिस्कस करेंगे कभी, है ना। हम्म, तो देखो क्या कहता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भावना। हम्म, तो इनर प्रोडक्ट स्पेसिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो पहले इसकी डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। कहता है कि मान लो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर और सी, ठीक है। मुफ्ता, गुड इवनिंग। देन एंड एंड अच्छा, देन वी इज inner product space, V is inner product space under the inner product map। ये मैप डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। फ्रॉम V क्रॉस V से V तक, फ्रॉम V क्रॉस V से V तक, सॉरी V क्रॉस V से F तक। F क्या है, तुम्हारी फील्ड, जो हम R या फिर C बात करें, इफ। अब इतनी ही बात में कुछ चीजें हैं वो समझ लो। ममता, गुड इवनिंग। तो सर वीओडी से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ी थी, समझ नहीं आ रही है। शिवानी, अब वो मैंने ही पढ़ाई है, मैं दोबारा भी वैसा ही पढ़ाऊंगा, मैं क्या ही बताऊँ, उसमें रिजल्ट्स को रट्टा मारना है, जितने रिजल्ट्स को रट्टा मार सको उतने मार लो। सर EMRS TGT एग्जाम के लिए मैराथन क्विज करा दीजिए। अभी तो पल्लवी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। समीक्षा, गुड इवनिंग। तो देखो क्या कहना चाह रहा है। एक वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस बनता है, पहली चीज तो इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस एक वेक्टर स्पेस होता है, सबसे पहली बात है तो एक स्पेस ही, तो हम एक वेक्टर स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। एक वेक्टर स्पेस को हम क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। और वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बनता कब है, जब उसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन होता है, एक मैप डिफाइन होती है, उस मैप को हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। मैप यानी कि फंक्शन, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, अंडर द इनर प्रोडक्ट मैप। वो जो फंक्शन होता है उसको हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, और वो फंक्शन होता क्या है, वो ये फंक्शन होता है। यानी कि यहाँ पे दो एलिमेंट मिलेंगे तुम्हें, है ना, उसको ऐसे डिनोट करता है। वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, वी क्रॉस वी से, यानी कि वी के दो एलिमेंट्स उठाओगे, उनको उस फंक्शन के अंदर ऑपरेट कराओगे, और जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो फील्ड में जाएगा। फील्ड में जाने का मतलब एक स्केलर आंसर आएगा, उसका आंसर कहाँ से आएगा, फील्ड से आएगा, यानी कि एक स्केलर आंसर आएगा, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट एक वेक्टर स्पेस होता है अगर उसके ऊपर एक इनर प्रोडक्ट मैप डिफाइन हो जाए, एक फंक्शन डिफाइन हो जाए, जो कहां से कहां तक होता है, वी क्रॉस वी से एफ तक होता है। इफ कौन सी बातें सेटिस्फाई करे, अब वो शर्तें क्या क्या है। पहली शर्त देखो क्या होती है, कहता है अगर u कोमा वी का इनर प्रोडक्ट ले, या फिर u कोमा वी के कॉन्जुगेट का इनर प्रोडक्ट लो, तो वो इनर प्रोडक्ट दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, है ना। यानी कि उनका जो कॉन्जुगेट है ना दोनों का, उनका जो कॉन्जुगेट है वो सेम आना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेट लेने पे भी कोई असर ना पड़े। ये हमने कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। पीडीएफ सारी पल्लवी टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, वहाँ पे सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पड़े हैं ना, टीजीटी पीजीटी सारे, ऐसे देख लो, है ना। नहीं तो अगर तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो जो अरियंत वाली बुक आती है वो कर लो, मोर देन इनफ है टीजीटी के लिए, उससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी है। टीजीटी के लिए अगर देखना चाह रहे हो तो ये वाली बुक कर लो प्रैक्टिस ना, अगर है, नहीं है तो आसपास मिल जाएगी, ले लो, इससे कर लो प्रैक्टिस, ये अरियंत वाली टीजीटी की है। दूसरा क्या होता है, दूसरा कहता है कि u और v का जो इनर प्रोडक्ट आएगा, वो एक आएगा तो स्केलर, तो कहता है वो जो इनर प्रोडक्ट है ना वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रहना चाहिए, इनर प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा। और कहता है कि एंड u और v का इनर प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर u जीरो होगा और u का u के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे तभी जीरो आएगा, ठीक है। अगर इनर प्रोडक्ट u का u के साथ जीरो आ रहा है इसका मतलब u जीरो है, और अगर u जीरो है तो इसका मतलब उसका इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी को क्या कहता है,
कहता है कि मान लो अल्फा यू प्लस बीटा वी को कैसे डिफाइन किया है देखने दो, और कोमा डब्ल्यू, अगर इनका तुम इनर प्रोडक्ट ले रहे हो, यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो इस फॉर्म में लिखा गया है, जो फर्स्ट एलिमेंट है तुम्हारा वो इस फॉर्म में अगर लिखा गया है, तो अगर ये इनर प्रोडक्ट ऐसे स्प्लिट हो जाए कि अल्फा टाइम्स यू डब्ल्यू, है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये इनर प्रोडक्ट अलग स्प्लिट हो जाए, अल्फा यू के साथ डब्ल्यू अलग और अल्फा बाहर आ जाए, और बीटा के लिए वो अलग से स्प्लिट हो जाए, यानी कि वी डब्ल्यू उसके लिए अलग से ऐसे स्प्लिट हो जाए। अगर ऐसे स्प्लिट हो रहा है एक फंक्शन इन तीन बातों को सेटिस्फाई करा के, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, जो वी वेक्टर स्पेस है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो ये डेफिनेशन हो गई इनर प्रोडक्ट स्पेस की। जैसे कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से प्रूव करा देता हूं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा लॉजिकली बात समझ में आए। एक सिंपल सा एग्जांपल ले ही लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक यू एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है A1 A2, ये टपल्स को डिफाइन कर रहा है AN। ठीक है, ये टपल जो है ये U है, बी टपल वो क्या बोल रहा है B1 B2 BN, ये टपल है। ठीक है, ये V हो गया। और आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ CN, ये दोनों U और V कहां से बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के एन टपल से, यानी कि इनके अंदर एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स है। तो वो कह रहा है कि डिफाइन U और V का इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दो। क्या U डॉट V इनर प्रोडक्ट, अब उसने कैसे डिफाइन किया है कि उनका डॉट प्रोडक्ट कराना है। ठीक है, जो एक्चुअल में वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो U डॉट V, और वो डॉट प्रोडक्ट कराना कैसे है, A1 का B1 बार के साथ, B1 के कॉन्जुगेट के साथ, A2 का B2 के कॉन्जुगेट के साथ, और ऐसे करते करते AN का BN के कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, अब हमें यह दिखाना है कि ये जो है, जो हमारा CN है, CN क्या होगा, CN इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये हमें दिखाना है। IPS जो होगा ये हमारा क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, बारी बारी तीनों प्रॉपर्टीज को चेक करने की कोशिश करेंगे हम। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि U, V का जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो ही इनर प्रोडक्ट आना चाहिए U, V के कॉन्जुगेट के बराबर। ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। तो हम U, V का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट निकाल के देखते हैं। अगर ये कॉन्जुगेट U, V के ही इक्वल आ गया तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। अब देखो U, V का इनर प्रोडक्ट तो ये लिखा हुआ है, U, V का ये इनर प्रोडक्ट तो यहाँ पे लिख ही रखा है तुमने, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, A1 B1 का कॉन्जुगेट प्लस A2 B2 का कॉन्जुगेट, B2 प्लस में AN BN का कॉन्जुगेट और इस पूरे का कॉन्जुगेट ना, क्योंकि U, V का जो U, V का इनर प्रोडक्ट ये आएगा ना U और V का, तो ये लिख दिया। अब कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, सबके साथ अलग अलग स्प्लिट हो जाता है। जो हमारा कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाता है, अलग अलग के साथ स्प्लिट हो जाता है ना। यार मैंने ना वो प्रॉपर्टी गलत लिख दी, मैंने वो प्रॉपर्टी गलत लिख दी है। ठीक है, कॉन्जुगेट होना चाहिए पर रिवर्स ऑर्डर में, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा सॉरी। ये U V की जगह VU का कॉन्जुगेट आना चाहिए। U V का जो इनर प्रोडक्ट आना चाहिए वो ही इनर प्रोडक्ट आना चाहिए VU के कॉन्जुगेट का। VU का इनर प्रोडक्ट का जो कॉन्जुगेट आना चाहिए वो ही UV का आना चाहिए, तो रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, इसको सही करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, VU उल्टा होगा ऐसे। ठीक है, तो हम VU का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, VU का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो बताओ जब U की जगह V और V की जगह U हो जाएगा तो A और B आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे, है ना। ये प्रॉपर्टी थोड़ी ध्यान रखना, VU का कॉन्जुगेट आएगा तो वो प्रॉपर्टी वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो B1 A1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, B2 A2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, B3 A3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, और ऐसे करते करते BN AN का कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब वो कहता है कि इसका क्या ले लो, इसका कॉन्जुगेट ले लो, इसका क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो। तो इन सारे एलिमेंट्स का हम क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। इन सारे एलिमेंट्स का हम क्या ले लेंगे, मतलब इस पूरी टर्म का हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सबके ऊपर अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। तो B1 A1 का कॉन्जुगेट और पूरे का कॉन्जुगेट, B2 A2 का कॉन्जुगेट और पूरे का कॉन्जुगेट, ऐसे करते करते BN AN का कॉन्जुगेट और पूरे का कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट अलग अलग एलिमेंट्स पे स्प्लिट हो जाएगा। तो A1 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, A1, और B1 का कॉन्जुगेट B1 का कॉन्जुगेट। A2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट A2 हो जाएगा और B2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। AN के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट AN और BN का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो देखो वापस से UV का जो इनर प्रोडक्ट था वही आ गया। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये इनर प्रोडक्ट आ गया UV का। पहली बात समझ आई सभी को या नहीं आई? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हमारी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि U और U का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो U का U के साथ इनर प्रोडक्ट लो, क्या होगा, A1 A2 AN का A1 A2 AN के साथ ही लेना है। तो ये हो जाएगा A1 का A1 कॉन्जुगेट के साथ, A2 का A2 के कॉन्जुगेट के साथ, और AN का AN के कॉन्जुगेट के साथ। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर मिलता है। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर मिलता है ना। तो अगर A1 को A1 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या आएगा, A1 के मॉडुलस का स्क्वायर। A2 को A2 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा A2 के मॉडुलस का स्क्वायर, और ऐसे करते करते जाओगे तो AN के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा।
अब ये सारे के सारे 0 या 0 से तो बड़े ही होंगे ना, ये सारे के सारे क्या होंगे 0 या 0 से बड़े होंगे, तो ये वाली चीज 0 या 0 से बड़ी है क्योंकि स्क्वायर है ना, मॉडुलस का स्क्वायर है, तो वो 0 या 0 से फिर बड़ा ही होगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, बताओ यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक किसी को किसी तरह की समस्या है तो बोलो, नहीं है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिएंगे। यू तो हमारा हो गया a1 a2 an, बी क्या हो जाएगा तुम्हारा b1 b2 bn, और w क्या हो जाएगा तुम्हारा c1 c2 cn, ये हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, अल्फा u प्लस बीटा v और w का इनर प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो पहले तो ये एलिमेंट निकाल के देखो, ये वाला, सॉरी यहाँ पे बीटा लिखना था, बी लिख दिया, बीटा v का w के साथ, पहले तो ये वाला एलिमेंट निकालो। सर ये दोनों a1 क्यों है, क्योंकि u का u के साथ ही लिया है ना रितु, तो अल्फा u प्लस बीटा v एलिमेंट देखो क्या आएगा, अगर इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको बीटा से कराएंगे और जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अल्फा a1 प्लस बीटा b1, है ना। पहले ये वाला निकाल के देखते हैं क्या बनेगा, और फिर कैसे समझाऊं मैं, चलो अल्फा a1 बीटा b1, अल्फा a2 प्लस बीटा b2, और ऐसे करते करते अल्फा an बीटा an, ये तो तुम्हारा पहले वाला वेक्टर हो गया, और दूसरे वाला वेक्टर है w वाला, यानी कि c1 c2 cn, समझ आ रही है बात, यानी कि इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेना है, ये पहला और ये दूसरा, इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, तो कैसे लोगे, अल्फा a1 प्लस बीटा b1 को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, c1 का कॉन्जुगेट, है ना। फिर अल्फा a2 प्लस बीटा b2 को किसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है, c2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है ना। सिमिलरली अल्फा an प्लस बीटा, ये bn आएगा, सॉरी यहाँ पे bn आएगा, प्लस बीटा bn को किससे मल्टीप्लाई कराना है, cn के कॉन्जुगेट से कराना है। अरे मेरी हद है यार, हाँ बेटा bn होगा। अरे रितु मेरी बात नहीं समझ आ रही क्या तुम्हें यार, प्रॉपर्टी क्या थी, तुम ऐसे ऐसे डाउट पूछते हो मेरे को, कई बार तो इतना तेज गुस्सा आता है। ये देखो ये u आएगा, तो यहाँ पे भी मैंने u लिखा हुआ है, तो u का u के साथ इनर प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ा होगा, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट, मैंने uv लिख दिया यहाँ पे, u का u के साथ इनर, क्या कर दिया यार मैंने, ये क्या लिख दिया मैंने, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, u का u के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, इसको सही कर लो भाई, पता नहीं शुरू में गलतियां कर दी। u का u के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, ये थी बात, u का v के साथ लिख दिया मैंने, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने u का u के साथ निकाला है, ठीक है रितु। मुझे लगा कि तुम्हारा दिमाग इतना कैसे वो हो गया, ठीक है मैंने ही गलती की हुई थी, तो u का u के साथ करोगे इसलिए वही दिखाना है 0 या 0 से बड़ा। अब ये देखो ये क्या बना, इसको मैं अल्फा a1 c1 ऐसे लिख दूं, अल्फा a1 c1 का कॉम्प्लीमेंट, देखो मैं पहले अल्फा a1 अल्फा a2 वाले लिख रहा हूँ, फिर अल्फा a2 c2 का कॉम्प्लीमेंट और कॉन्जुगेट अल्फा an cn का कॉन्जुगेट, है ना, इन सबको एक साथ लिख दिया मैंने, और जो ये बीटा वाले हैं इनको एक साथ लिख दो, बीटा b1 c1 का कॉन्जुगेट, बीटा b2 c2 का कॉन्जुगेट, बीटा bn cn का कॉन्जुगेट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, देखो इसमें से अल्फा कॉमन आ जाएगा और उसमें से बीटा कॉमन आ जाएगा, इसमें से अल्फा कॉमन निकालो, जब इसमें से अल्फा कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, a1 c1 का कॉन्जुगेट, a2 c2 का कॉन्जुगेट और an cn का कॉन्जुगेट, प्लस में बीटा, ये क्या हो गया, b1 c1 का कॉन्जुगेट, b2 c2 का कॉन्जुगेट, और ऐसे करते करते bn cn का कॉन्जुगेट, ये हो गया, ठीक है। अब ये वाली चीज क्या है बताओ, क्या ये वाली चीज तुम्हारा a और u और w का इनर प्रोडक्ट नहीं है, और वो वाली चीज तुम्हारी बीटा p और w का कॉन्जुगेट नहीं है ना, समझ गए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। तो इस तरीके से कि हालांकि ये सब चीजें तो तुम्हारे में नहीं आएगी, कहाँ से आएगा इक्वेशन, पर ये है कि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि काम कैसे कर रहा है, क्योंकि फिर एमसीक्यू में भी थोड़ी तो अकल होनी चाहिए कि चीज कल कैसे रही है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ, है ना, एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे तुम, जैसे कि मैं एक तुम्हें क्वेश्चन दूँ, हाँ क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि सपोज वी आर जो एक है वो क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है एफ टी और जी टी, दो फंक्शंस का, अगर दो पॉलिनोमियल तुमने सिलेक्ट किए तो जो उनका इनर प्रोडक्ट है वो हमने डिफाइन किया है सिंपली क्या, 0 से 1 तक एफ टी और जी टी का प्रोडक्ट करके और उनका इंटीग्रल कर दो, ठीक है। तो सिंपली कह रहा है कि अगर एफ टी तुम्हें दिया हुआ है क्या, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4, और जी टी तुम्हें दिया हुआ है सिंपली क्या, टी माइनस 1, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड एफ टी जी टी का इनर प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बताओ। उन्हीं का EMRS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे यार, और मेरे पास सच में टाइम भी नहीं है।
सच बता रहा हूँ, टाइम नहीं है, होता तो मैं करा देता। ईएमआरएस की जिम्मेवारी मेरी थी नहीं यार, देखो तुम जबरदस्ती की बात करो तो बात अलग है ना कुनी का। बाकी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बैठ के कर लो, अभी टाइम है, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन के साथ देख के कर लो, मोर देन इनफ रहेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सही सलाह दे रहा हूँ, ये कर लो। झूठे दिलासे मैं दूंगा नहीं, मैं करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, नहीं हो पाएगा, तुम ये कर लो, अभी मेरे पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता है। और अब प्रीवियस ईयर तुम कह रहे हो करा दो, उनको टाइप कराना पड़ेगा, टाइप इसको देना पड़ेगा, एकदम से ऐसे थोड़ा ना कि कल ही हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा फिर चीज़ों को प्लान करने में। तुम्हारा नेक्स्ट वीक तो एग्जाम ही है, क्या होगा बताओ। बोलो क्या आएगा। हाँ तो उसका पी वाई क्यू मैं क्या करूँगा बताओ, मैंने तो सुना ही पहली बार था, ये हमारे से पहली बार सुना था मैंने तो। वेरी गुड आदर्श। हाँ, आदर्श ने निकाल दिया। तो बड़ा आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है तुम्हें। एफ और जी का इनर प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, 0 से 1 तक उनका प्रोडक्ट करके इंटीग्रल कर दो, तो एफ कितना है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस फोर इंटू टी माइनस वन डी टी, यही तो करना है बस तुम्हें। तो क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करा लो, ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस फोर टी, और माइनस का टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का फोर डी टी, ये हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा देखो, 0 से 1 टी क्यूब, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो कट जाएगा तुम्हारा, और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 5t, माइनस का 5t और प्लस का हो जाएगा 4dt। अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस का 5/2 टी स्क्वायर प्लस का 4t, 0 से लेके 1 तक, है ना। ठीक है प्रिंस, माइनस का 5/2 और प्लस का 4, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 1 माइनस का 10 और प्लस का 8, 16, 16, 8 नहीं 16, तो ये कितना हो गया, 17 - 10, 17 - 10 हो गया 7/4। तो ये हमारा इनका इनर प्रोडक्ट आ गया, एफ का और जी का। समझे कि नहीं समझे बोलो, क्लियर हो गई बात। हम्म। अब इसके बाद आता है एक नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, एक कंसेप्ट आता है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर की नॉर्म क्या होती है, नॉर्म ऑफ ए, कहता है कि अगर एक वेक्टर u है जो कहां बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस में ओवर द फील्ड f, तो उसकी नॉर्म कैसे डिफाइन होती है, देन नॉर्म ऑफ u की जो नॉर्म होगी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, u की नॉर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, रूट में u का u के साथ ही इनर प्रोडक्ट, u का u के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेके और उसका स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये u की क्या हो गई, नॉर्म हो गई, समझ रहे हो, ये u की क्या हो गई, नॉर्म हो गई। अब ये नॉर्म जरूरी नहीं है, ये किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकता है, पर ये एक सबसे कॉमन टाइप की नॉर्म है, इसलिए मैंने ये डिफाइन कर दी, नॉर्म कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। और नॉर्म को डिफाइन करने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये नॉर्म इज वेल डिफाइंड, ये नॉर्म इज वेल डिफाइंड। देखो ये वाली एक पर्टिकुलर नॉर्म है, ठीक है, ये मैं सोचना यही नॉर्म होती है, मैंने एक टाइप ऑफ नॉर्म बताई जो हमारे सबसे ज्यादा यूज होगी, पर एक नॉर्म को भी डिफाइन होने के लिए कुछ शर्तें होती है। ये नॉर्म इज वेल डिफाइंड इफ, एक नॉर्म वेल डिफाइंड कब होती है, कहता है कि एक वेक्टर की जो नॉर्म होगी ना, पहली बात, वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी, और वो जीरो होगी, और वो क्या होगी, जीरो होगी, इफ एंड ओनली इफ की वो वेक्टर जीरो हो जाए, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की वो क्या हो जाए, वो वेक्टर जीरो हो जाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर हम उस नॉर्म को किसी स्केलर से गुना करा दें, यानी कि मान लो हम पहले किसी वेक्टर को अल्फा से मल्टीप्लाई करा दें, उस वेक्टर को अल्फा से गुना करा के उसकी नॉर्म ले लें, तो अल्फा का मॉडुलस टाइम्स हो जानी चाहिए नॉर्म, नॉर्म क्या हो जानी चाहिए, अल्फा टाइम्स हो जानी चाहिए, पर नेगेटिव साइन के साथ नहीं, पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि वो क्या रहेगा तुम्हारा, पॉजिटिव रहनी चाहिए नॉर्म तो, है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए तुम्हारी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है u प्लस वी का, अगर इसका नॉर्म ले रहे हो तो ये नॉर्म हमेशा u का नॉर्म प्लस v के नॉर्म से हमेशा छोटी रहती है, ठीक है, इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बोल सकते हो, फॉर ऑल u एंड v बिलोंग्स टू v। तो एक नॉर्म को अगर अपनी बातें सेटिस्फाई करानी है तो ये हो जाता है, समझ रहे हो। हम्म। तो ये क्या हो गया, नॉर्म हो गई, ये स्टैंडर्ड केस होता है,
ठीक है। फिर एक कोची स्क्वायर्स इनइक्वलिटी भी आती है, इसको याद रख लेना तुम बस। एक क्या आती है, कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी। कोची स्क्वायर्स इनइक्वलिटी देखो क्या कहती है। कोची स्क्वायर्स इनइक्वलिटी कहती है कि अगर एक इनर प्रोडक्ट यू वी का तुम मॉडुलस लोगे, यू वी का जो इनर प्रोडक्ट है अगर उसका मॉडुलस लोगे, तो ये हमेशा यू की नॉर्म इंटू वी की नॉर्म से हमेशा छोटा ही होता है। यू की नॉर्म इंटू वी की नॉर्म से क्या होता है, हमेशा छोटा ही होता है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। इसको तुम कहां से रिलेट कर सकते हो पता है, हाँ ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिल्कुल आदर्श। इसको तुम कैन बी रिलेटेड एक सिंपल टाइप की इनर प्रोडक्ट से, नहीं तीनों होनी चाहिए। कैन बी रिलेटेड फ्रॉम एक एकदम रद्दी टाइप की नॉर्म बताता हूँ, एक इनर प्रोडक्ट बताता हूँ। तुमने डॉट प्रोडक्ट देखा है दो वेक्टर्स का, वो भी एक तरीके का क्या है, इनर प्रोडक्ट ही तो हुआ कि हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो भी तुम्हारा क्या हुआ, एक तरीके का इनर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, और इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा होता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ से cos थीटा की वैल्यू बोलूँ, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इनटू में बी का मैग्नीट्यूड, यही बोलूंगा, है ना। अब अगर मान लो मैं तुम्हें दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेने को बोलूं, तो ये तो क्या बन जाएगा इधर, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड कोई सेंस नहीं बनता है। और इधर क्या हो जाएगा, cos थीटा का मैग्नीट्यूड। क्या cos थीटा का मैग्नीट्यूड 1 या 1 से छोटा नहीं होता है, क्या cos थीटा का मैग्नीट्यूड 1 या 1 से छोटा नहीं होता है। और अगर ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी के मैग्नीट्यूड से छोटा ही होगा। तो ये तो एक तरीके का इनर प्रोडक्ट हो गया डॉट वाला, और ये उसके अंदर क्या हो गई, नॉर्म हो गई। हमारे सिंपल जो वेक्टर्स होते हैं उनकी नॉर्म ही तो होती है। नॉर्म ऐसे ही तो लेते हो तुम, नॉर्म नॉर्म ही तो निकालते हो उसके अंदर रूट लेके, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ऐसे नॉर्म ही तो हो गई वो। तो सिंपल सी नॉर्म हो गई, है ना। हाँ वहां भी बताते हैं कोची स्क्वायर इनइक्वलिटी, वहां भी बताते हैं बात सही है, पर वहां पे हम अलग अलग ऑपरेशंस नहीं बताते ना, वहां पे हम अलग अलग ऑपरेशंस नहीं बताते। यहाँ पे ऑपरेशंस मैट्रिक्स का भी हो सकता है, यहाँ पे जो ये यू और वी वेक्टर है ये मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये कोची स्क्वायर इनइक्वलिटी एक जनरल बात हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आता है तुम्हारे दो सेट्स, एक को तो बोला जाता है ऑर्थोगोनल सेट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान भी इंपॉर्टेंट भी है। एक होता है ऑर्थोगोनल सेट, एक होता है ऑर्थोगोनल सेट, और एक होता है ऑर्थो नॉर्मल सेट। एक तो होता है ऑर्थोगोनल सेट और एक होता है ऑर्थो नॉर्मल सेट। ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, देखो कहता है कि ये सेट एस इज इक्वल टू यू वन यू टू यू एन इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल इफ, ऑर्थोगोनल होगा अगर, अगर हाँ वहां भी हो जाएगा, सही बात है आदर्श। इज ऑर्थोगोनल इफ यू आई कोमा यू जे का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आना चाहिए फॉर ऑल आई कोमा जे। यानी कि अगर सारे के सारे कोई भी दो पेयर इसमें से उठाओ तुम, यू वन यू एन तक कोई भी दो पेयर उठाओ, और अगर उनका इनर प्रोडक्ट ले लो, वो इनर प्रोडक्ट अगर तुम्हारा जीरो आ रहा है हर आई जे के लिए, तो फिर वो तुम्हारा ऑर्थोगोनल सेट बनेगा। वो क्या बनेगा, तुम्हारा ऑर्थोगोनल सेट बनेगा। अब यहां समझो क्या कहता है, ए सेट एस इज इक्वल टू यू वन यू टू यू एन इज ऑर्थोनॉर्मल। ये सेट तुम्हारा क्या बनेगा, ऑर्थोनॉर्मल बनेगा। इफ ऑर्थोनॉर्मल बनेगा अगर तुम यू आई कोमा यू जे इसका इनर प्रोडक्ट निकालो, तो कहता है ये इनर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए अगर आई जे के बराबर ना हो, आई जो हो वो जे के बराबर ना हो। और कहता है वन आना चाहिए अगर आई और जे बराबर हो, वन आना चाहिए अगर आई और जे क्या हो, बराबर हो। समझ आ रही है मेरी बात, वन आना चाहिए आई और जे क्या हो, बराबर आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे फॉर ऑल आई एंड जे और आई और इज नॉट इक्वल टू जे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सेम एलिमेंट का सेम के साथ कराओगे तो कुछ भी आ सकता है, वो जीरो वन मतलब कुछ और भी आ सकता है, कहने का मतलब यहाँ पे कहता है कि अगर दो डिफरेंट का कराओगे तो जीरो आएगा, और दोनों सेम का कराओगे तो वन आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, तुम खुद समझने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट लिख दिया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, एक सेट तो मान लो मैंने ये लिख दिया। एक S2 सेट मान लो मैंने लिख दिया 1 - 1 0 1 1 0 और 0 0 1। बताओ इन दोनों के अंदर से ऑर्थोगोनल कौन सा है और ऑर्थो नॉर्मल कौन सा है, बताओ इन दोनों सेट्स के अंदर ऑर्थोगोनल सेट कौन सा है और ऑर्थो नॉर्मल सेट कौन सा है, बोलो।
बोलो। इनर प्रोडक्ट स्पेस सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट जो है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही डिफाइन है, टपल्स में डॉट प्रोडक्ट ही होता है। इनर प्रोडक्ट सिंपली तुम्हारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ही है, सिंपल टपल्स में डॉट प्रोडक्ट ही होता है। x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, y1 को y2 के साथ, z1 को z2 के साथ, इसी तरीके से। S1 दीपिका कह रही है ऑर्थोगोनल है। देखो मैं बताता हूँ, इस एलिमेंट का बाकी सबके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ये तो दोनों की बेसिक नीड है। ये तो कह रहा है यहां भी दूसरे एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो जीरो आना चाहिए, इनर प्रोडक्ट दूसरे के साथ जीरो आना चाहिए। ये भी कह रहा है अगर दो अलग अलग का इनर प्रोडक्ट कराओगे वो जीरो आना चाहिए। इसके अंदर दोनों के साथ अलग अलग के अंदर सब में जीरो जीरो आ रहा है, पहली बात तो, है ना। बोलो, इसका इसके साथ कराओगे तो जीरो, इसका इसके साथ कराओगे तो जीरो, इसका इसके साथ कराओगे तो जीरो। इसका अगर इसके साथ कराया डॉट प्रोडक्ट तो जीरो, इसका अगर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराया तो जीरो, और इसका इसके साथ कराया तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो ऑर्थोगोनल तो ये दोनों ही है, ये दोनों ही सेट ऑर्थोगोनल है, समझ रहे हो। ऑर्थो नॉर्मल होने के लिए एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। ऑर्थो नॉर्मल होने के लिए एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करनी पड़ती है। वो कहता है अगर सेम एलिमेंट का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो वो वन आना चाहिए। अब जरा इसमें खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट कराओ, जब वन माइनस वन जीरो का, वन माइनस वन जीरो का खुद के साथ ही इनर प्रोडक्ट कराओगे तो कितना आएगा, वन प्लस जीरो कितना आएगा, टू आएगा। वन तो नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी टू आएगा, यहाँ पे वन आ रहा है बस, पर सबके साथ होना चाहिए था। तो यहाँ पे हर एलिमेंट के साथ जो खुद का जो डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट है वो वन नहीं आ रहा है, अदर देन वन आ रहा है। तो फिर ये सेट सिंपल ऑर्थोगोनल है, यानी कि परपेंडिकुलर सिर्फ। पर यहाँ देखो, यहाँ पे हर एलिमेंट का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट लेके देखो कितना आ रहा है, वन आ रहा है सबके साथ। तो ये वाला सेट फिर तुम्हारा ऑर्थो नॉर्मल सेट है। ये वाला सेट तुम्हारा फिर क्या है, ऑर्थो नॉर्मल सेट है। समझ आ गई ये बात, बोलो। अब अगर मैं मान लो तुमसे एक क्वेश्चन और पूछूं, ये वाला सेट बताओ, अब ये तो बता दोगे ये सेट ऑर्थोगोनल है कि ऑर्थो नॉर्मल है। वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू जीरो, वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट जीरो, और जीरो जीरो वन। बताओ ये सेट ऑर्थो नॉर्मल है कि ऑर्थोगोनल है। फिर इसके बाद मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बताता हूँ और खत्म करते हैं, बस इतना काफ़ी है। ग्राम श्मिट ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की तुम्हें कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो लंबा चौड़ा काम है, वो ऑब्जेक्टिव में काम देगा नहीं तुम्हें। बोलो, ये ऑर्थोगोनल है कि ऑर्थो नॉर्मल है। वेरी गुड निशांत। देखो सबका एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, सबका एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है, और सबका सबके साथ डॉट प्रोडक्ट मतलब इनर प्रोडक्ट करा के देखो वो वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसका खुद के साथ कराओगे तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन हो जाएगा, वन बाई टू प्लस वन बाई टू ये भी वन हो जाएगा, और ये तो वन आएगा ही। तो ये वाला सेट फिर क्या हो गया तुम्हारा, ऑर्थो नॉर्मल हो गया। तो चार ऑप्शन देगा तुम्हें, तो ऑर्थो नॉर्मल सेट पहचान लोगे, बताओ। ऑर्थो नॉर्मल सेट पहचान लोगे अगर तुम्हें चार ऑप्शन देगा, उनके अंदर से ऑर्थोगोनल और ऑर्थो नॉर्मल को अलग अलग कर लोगे ना, आराम से हो जाएगा मेरे ख्याल से ये तो, है ना। ये तू ऑर्थोगोनल कह रही है, ठीक है, समझ गए। हम्म। और एक एक चीज और आती है यहाँ पे, ये और देख लो, आसान सी बात है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, कई बार वो कह देता है कि एक वेक्टर का नॉर्मलाइजेशन करो। तो नॉर्मलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर को अगर उसकी नॉर्म से डिवाइड करा दिया जाए तो वो वेक्टर नॉर्मलाइज हो जाता है। वो वेक्टर क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। जैसे कि तुमने वेक्टर्स के जो हमारे सिंपल वाले वेक्टर्स होते हैं उसके अंदर यूनिट वेक्टर निकालना सीखा है ना। यूनिट वेक्टर में हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर देता है 2i प्लस 2j प्लस के, मान लो एक वेक्टर दे दिया, तुम इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, इसका मैग्नीट्यूड तीन आएगा, तो ये ए कैप क्या आ गया, ए का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, यही करते हो। तो ये तुमने जनरल भाषा में बात करें तो ये तुमने ए वेक्टर को नॉर्मलाइज कर दिया है। अब वो नॉर्म कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे वेक्टर था इसलिए ये नॉर्म मैग्नीट्यूड वाली हो गई, है ना। जैसे हमने पीछे नॉर्म डिफाइन करी थी वो नॉर्म अलग थी, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए वन ए बी वन का कॉम्प्लीमेंट, ए टू बी टू का कॉम्प्लीमेंट। फंक्शंस में कोई अलग तरीके से नॉर्म डिफाइन कर सकता है, मैट्रिसेस में कोई अलग तरीके से नॉर्म डिफाइन कर सकता है, समझ रहे हो। पर इन शॉर्ट एक वेक्टर को अगर नॉर्मलाइज करना है तो उसको उसके नॉर्म से डिवाइड करा देते हैं। इसका जनरल एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमारा ये वेक्टर्स के अंदर हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। इतना काफी है, अगर तुम्हें थोड़ी सी बात समझ आ गई होगी। अब मैं जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, और फिर इसको निपटाते हैं, कल से अपना नया टॉपिक शुरू। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स देखो,
ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या होता है, देखो ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं, बल्कि मैं ये बोलूं कि ये होमोजीनियस फंक्शंस होते हैं, होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ ऑर्डर 2 होते हैं, ऑफ ऑर्डर 2। ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होते हैं ऑफ ऑर्डर 2, और इसके अंदर वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं 2 वेरिएबल की एक होमोजीनियस फंक्शन लिखूं, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 2h(x,y) और प्लस में by स्क्वायर, तो क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है 2 डिग्री का? क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है 2 डिग्री का? बताओ, है? अगर मैं 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन लिखूं, अगर ये h से कंफ्यूज हो रहे हो ना, यहाँ पे सिंपल b मान लो, 2bxy प्लस cy स्क्वायर ऐसे लिख लो। अगर 3 डिग्री का लिखना चाहते हो होमोजीनियस फंक्शन तो कैसे लिखोगे, ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर प्लस का 2dxy प्लस का 2eyz प्लस का 2fxz और प्लस का g, सॉरी वो तो g तो आएगा नहीं ना, ये 3 डिग्री का हो गया, मतलब 3 वेरिएबल्स का हो गया। और इसी तरह हम इसको बढ़ा बढ़ा के 4 डिग्री तक का, पर क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में 2 ही डिग्री का हमें एक होमोजीनियस फंक्शन मिलता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो हम क्या करें, क्या मैं एफ एक्स वाई को ऐसे लिख सकता हूं, बताओ। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया एक्स वाई, एक 1x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख दी, और यहाँ पे मान लो मैं लिख रहा हूँ कि ए बी बी सी, और यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स मैंने एक्स कोमा वाई लिख दी। बोलो जब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराओगे, इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? देखो इन तीनों मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो यही फंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और अगर 3 वाले की बात करूं तो मैं बोलूं यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई जेड लिख दूं, और एक बीच में 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी, ए बी सी। एक्स वाई वाला कौन है, एक्स वाई वाला डी है तो डी डी, वाई जेड वाला कौन है ई, तो ई ई, और एक्स क्या कर दिया मैंने, एक्स वाई और एक्स जेड, यहाँ पे एक्स है वाई है जेड है, यहाँ पे तो वाई जेड वाला आना चाहिए था, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स वाई एक्स जेड आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स जेड वाला, एफ एफ, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा वाई जेड वाला, ई ई, और जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा। तो देखो जो ये बीच वाली मैट्रिक्स है ना, कॉन्स्टेंट्स वाली मैट्रिक्स, इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बोलते हैं। ये जो हमारी ये बनेगी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्यों से डिनोट करते हैं कि भाई ये जो हमारा फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन, उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म ये मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी। समझ आ रही है बात, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ, सिखाना सिखाना मतलब कैसे बनाते हैं, बेसिकली बहुत आसान है। जैसे कि देखो मान लो मैंने एक फंक्शन एफ एक्स वाई लिख दिया, 2x² प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये 2 वेरिएबल की है, तो 2 वेरिएबल में जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है तो वो 2x2 की बनती है, ठीक है। तो इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म 2x2 की बनेगी, 2x2 की एक मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इसके जो डायगोनल आएंगे उसके अंदर सिंपल जो वेरिएबल के स्क्वायर ना वो कोफिशिएंट्स लिख दो। भाई मान लो ये वाला जो है ना, ऐसे मान के चलो ये एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे y इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 बनेगा। यहाँ पे भी एक्स वाई आएगा और यहाँ पे भी एक्स वाई आएगा, तो एक्स वाई 2 जगह आएगा, तो उसका जो कोफिशिएंट है उसका कर देंगे हम आधा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 4। तो ये जो फंक्शन था इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म ये लिखी जाएगी। समझे कि नहीं समझे, ये जो फंक्शन है ये क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये बात समझे, हाँ है ना, समझ गए। ठीक है, इसको क्यों नहीं, इसको ए मैट्रिक्स बोल दो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक लिख दिया 3x3 का, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3yz प्लस का 2zx, मान लो ये लिख दिया मैंने। इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं तो एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। यहाँ पे आएगा एक्स वाई का, तो यहाँ पे एक्स वाई का क्या बनेगा, एक्स वाई का 2 है कोफिशिएंट, तो यहाँ पे और यहाँ पे वो स्प्लिट होगा, क्योंकि एक्स वाई यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो उसको आधा आधा बांट दो। एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन है, एक्स और जेड, यहाँ पे एक्स है और जेड है, तो एक्स जेड वाला कौन है, एक्स जेड वाला 2 है, वो एक्स जेड यहाँ भी आएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। वाई जेड वाली एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, तो वाई जेड का क्वेश्चन कितना है -3, तो उसको आधा बांट देंगे -3/2 और -3/2। समझ रहे हो, इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बनाते हैं। अगर कोई इनमें नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, अगर कोई नहीं है बाई चांस तो उसको हम लिख देंगे 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हो गई। और एक चीज इंटरेस्टिंग तुम ये देख रहे हो कि जो ये मैट्रिक्स बनती है हमेशा सिमेट्रिक बनती है, ये मैट्रिक्स हमेशा क्या बनती है, सिमेट्रिक बनती है।
ये दोनों मैट्रिसेस क्या बन रही है, सिमेट्रिक बन रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ इन जनरल कि हमने जो ये करके देखा, ये जो करके देखा, इसमें मैं एक सिंपल ये बात तुम्हें कह सकता हूँ कि जो हमारी एफ एक्स वाई होगी ना, जो हमारा फंक्शन होगा, एफ फंक्शन लिख दूं मैं सिंपली, तो वो जो एफ फंक्शन है वो सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है, ए एक्स ट्रांसपोज इंटू ए एक्स, ऐसे बीच में ये ए मैट्रिक्स बन रही है, जहां पे हम इस ए मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, ए जो है ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कह सकते हैं, ठीक है, वेयर ए इज अवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? अब इन क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का हम करते क्या है, इन क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का हम करते क्या है, ये देखो, ठीक है। इन क्वाड्रेटिक फॉर्म्स से हम डिफाइन करते हैं क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म, नेगेटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म्स कब हमारी पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट बोली जाती है। कितनी बातें हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, ठीक है। देखो, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट होगी, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म सेमी पॉजिटिव डेफिनेट भी हो सकती है, सेमी पॉजिटिव, फिर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म नेगेटिव डेफिनेट भी हो सकती है, और एक सेमी नेगेटिव डेफिनेट भी हो सकती है, सेमी नेगेटिव डेफिनेट, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये देखो, देखो कहता है कि मान लो पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब है कि एक फंक्शन जो है ना तुम्हारा, ये f1 वाला जो फंक्शन है, अगर ये हमेशा पॉजिटिव ही है, या हमेशा 0 से बड़ा है सपोज, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो वो है क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डेफिनेट है। यानी कि जो ये फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं ना, ये वाला फंक्शन, ये अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेफिनेट है ना। अगर ये वाला फंक्शन हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि 0 भी हो सकता है, तो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, इससे हम कभी नहीं चेक करेंगे, ठीक है। अगर एक फंक्शन हमारा हमेशा नेगेटिव है तो उसको हम नेगेटिव डेफिनेट बोल देंगे, और अगर ये हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है, 0 या नेगेटिव है, तो उसको हम नेगेटिव सेमी डेफिनेट बोल देंगे। ये सारी बातें इक्विवेलेंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। पहली तो ये लिख दी हमने, ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये बात लिख दी। अब दूसरी बात, हमें इसको ऐसे तो चेक करना नहीं, अब मैं ये भी कह सकता हूँ, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ये 0 से बड़ा होना चाहिए, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स 0 से छोटा होना चाहिए, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स 0 या 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये लिखो या ये लिखो, अब इन दोनों बातों से हम इसको कभी भी चेक नहीं करेंगे कि पॉजिटिव डेफिनेट है कि नेगेटिव डेफिनेट। अब चेक कहां से करोगे, देखो, अगर हमारी पॉजिटिव डेफिनेट होगी, अब यहां से ये दोनों बातें ध्यान रखनी है तुम्हें, ये जो दो लास्ट के 2 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, मैं सिंपली लिख रहा हूं आइगन वैल्यूज ऑफ ए, अगर सारी की सारी 0 से बड़ी हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है। अगर आइगन वैल्यूज ऑफ ए 0 या 0 से बड़ी है, यानी 0 भी हो रही है, तो उसको हम सेमी पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे। और अगर आइगन वैल्यूज सारी की सारी नेगेटिव है उस मैट्रिक्स की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नेगेटिव डेफिनेट बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और आइगन वैल्यूज ऑफ ए अगर 0 या 0 से छोटी है, तो उसको सेमी पॉजिटिव नेगेटिव, सेमी नेगेटिव डेफिनेट बोलेंगे। एक तो अच्छी प्रॉपर्टी है अभी। अब एक इससे भी बढ़िया प्रॉपर्टी क्या है वो सुनो, ठीक है। क्या कहता है, ए आई को मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूँ, ए आई है तुम्हारा प्रिंसिपल माइनर, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ए। ये माइनर्स क्या है मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। देखो क्या कहता है कि इसके लिए जो ये प्रिंसिपल माइनर्स हैं ये हमेशा 0 से बड़े रहने चाहिए, ये सबसे बेस्ट है चेक करने का। इसके लिए जो प्रिंसिपल माइनर हैं वो 0 या 0 से बड़े रहने चाहिए। इसके लिए जो प्रिंसिपल माइनर होंगे ना तुम्हारे, इसके लिए जो प्रिंसिपल माइनर होंगे वो इस तरीके से दिखने चाहिए तुम्हें, नेगेटिव से शुरू हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर तुम्हें इस तरीके से माइनर चलते जा रहे हैं, माइनस से शुरू होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा तो कुछ नहीं होगी, ना पॉजिटिव डेफिनेट होगी ना नेगेटिव डेफिनेट होगी, ठीक है, वो फिर कुछ नहीं होगी। और अगर ए आई जो है तुम्हारे वो क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे तो नेगेटिव था, अब 0 भी इंक्लूड कर लो, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तुम्हें ये माइनस मिल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, सेमी नेगेटिव डेफिनेट है। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ये आ गई, देखो ये नेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसके बारे में पूछा हुआ है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में से हर बार एक क्वेश्चन आता है नेट के अंदर कि वो उसका 4.75 का, और एकदम आसान सा आता है 0 -1 3। जैसे कि मान लो ये मैट्रिक्स है, इसको हमें बताना है कि ये नेगेटिव डेफिनेट है, सेमी नेगेटिव सेमी पॉजिटिव सब बताना है। अब आइगन वैल्यू निकालना एक काम है, पर वो बहुत लेंथी काम है। प्रिंसिपल माइनर्स देखो क्या होते हैं, डायगोनल के अलोंग डिटर्मिनेंट्स निकालने शुरू कर दो तुम। सबसे पहला डिटर्मिनेंट तो ये हो गया 3, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, तो पहला A1 AI की बात करें तो 3 का डिटर्मिनेंट तो 3 आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है। फिर A2 दूसरा डिटर्मिनेंट कौन सा होगा, दूसरे डायगोनल एलिमेंट को इंक्लूड करो, प्रिंसिपल ही देखना है बस हमें, प्रिंसिपल। तो दूसरा प्रिंसिपल माइनर ये वाला है, इसका डिटर्मिनेंट देखो कितना आ रहा है, A2 3 -1 -1 2, ये कितना आ रहा है
ये 6 प्लस 6 माइनस 1 5 आ रहा है, ये भी 0 से बड़ा आ रहा है, ये नेट में आया हुआ है ये सवाल, ठीक है। फिर तीसरा माइनर देखो, तीसरा माइनर क्या करेगा, इसको इंक्लूड कर लेगा, तीसरा माइनर तीसरे डायगोनल एलिमेंट को, यानी कि पूरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा A3, ये तीसरा प्रिंसिपल माइनर हो गया। ये क्या आएगा 3 माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 3, ठीक है। इसको सोल्व करो डिटर्मिनेंट को, 3 ये हो गया कॉलम गया 6 और माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया कॉलम गया माइनस का 3 और 0, बस ये हो गया 15 माइनस का 3, ये हो गया 12, ये भी 0 से बड़ा है। सारे प्रिंसिपल माइनर्स क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा क्या, पॉजिटिव डेफिनेट। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट है। अब अगर एक एक इसमें बाई चांस मान लो दूसरे वाला 0 आ जाता, बाकी सारे पॉजिटिव और 0 आ रहे हैं, तो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट हो जाती, क्या हो जाती, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट हो जाती। नेगेटिव डेफिनेट के लिए क्या होना पड़ता, पहला नेगेटिव आता, दूसरा पॉजिटिव आता, तीसरा फिर नेगेटिव आता। इस तरीके से अगर आते तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेफिनेट। हाँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो प्रिंसिपल माइनर से ही निकालना है, आइगन वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो तो बस एक प्रॉपर्टी थी। अगर प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आ जाए तो समझ रहे हो बात को, बोलो। ठीक है, हो जाएगा यहां तक, बस इतना ही करेंगे और नहीं करेंगे, इतना बहुत है, ये खत्म हो गया बस। अब बना दोगे या एक क्वेश्चन करके दिखाओगे जाते जाते, चलो एक बता दो, पॉजिटिव डेफिनेट है नेगेटिव डेफिनेट है क्या है, एक क्वेश्चन दे देता हूं। ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना हो, एक क्वेश्चन कर दो चलो जाते जाते। इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बताओ क्या बनेगी। इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बताओ क्या होगी। सर 4 5 में तो डिटरमिनेंट सोल्व करना टफ हो जाएगा, उतना बड़ा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म का कभी नहीं आता है। क्वाड्रेटिक फॉर्म का तो क्वेश्चन मैक्सिमम ही 2 क्रॉस 2 का आएगा आदर्श, 2 का ही आता है, मैक्सिमम 3 का आ जाएगा। ये बताओ ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है, सेमी पॉजिटिव है या सेमी नेगेटिव है, बताओ, कर लो एक बार। इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओ पहले। क्या बनी क्वाड्रेटिक फॉर्म, 1 4 6, एक्स वाई वाला क्या है 2 2, एक्स जेड वाला क्या है 3 3, ये क्या है 5 5, ठीक है। A1 क्या आएगा, सेमी पॉजिटिव आ रही है, हिमांशु की और आदर्श की सेमी पॉजिटिव आ रही है। A1 क्या है 1 है, तो 1 का डिटर्मिनेंट 1 होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बाई चांस -1 होता तो -1 का डिटर्मिनेंट लेना है, इसका मोड मत ले लेना, -1 का मोड नहीं ले रहा है, ये -1 का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, -1 ही आएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे -1 होगा तो उसका डिटर्मिनेंट -1 आएगा, भाई वो मोड समझ लो, डिटर्मिनेंट है, मोड नहीं ले रहे हैं। A2 दूसरा माइनर क्या आएगा, प्रिंसिपल माइनर 1 2 2 4, ये हो गया 4 - 4, ये 0 आ गया, दूसरा माइनर 0 आ रहा है। तीसरा माइनर A3 देखो 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6, तो यहाँ आ जाएगा 1 24 - 25 माइनस का 2, ये हो गया कॉलम गया 12 माइनस का 15 प्लस का 3, ये हो गया कॉलम गया 10 माइनस का 12, ये हो जाएगा -1 -3 प्लस का 6 और माइनस का 6, ठीक है आ गया 24 - 25 - 2 12 - 15 3 10 -12 -1 आ रहा है यार, ये तो तीसरे वाला तो -1 आ रहा है, तीसरे वाला तो -1 आ रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है फिर, ये तो कुछ भी नहीं बनी है ना पॉजिटिव डेफिनेट बनी ना नेगेटिव ना सेमी वाली, तो ये कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। चलो तो ऐसे चेक कर लेंगे, अगर ये बाई चांस पॉजिटिव आ जाता फिर ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो जाती है ना, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो जाती है, ठीक है, समझ गए बात को। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीओडी से कर लेना, ठीक है, वीओडी में मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं, वो कर लेना, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे कल, बाय, टेक केयर, सी यू।